गुड इवनिंग बच्चों। आज जो है क्लास 6 का साइंस है जिज्ञासा और जिसे सजीव जगत में अध्याय 2 है, चैप्टर 2 है और पार्ट 2 है और पेज नंबर 30-32 पर है। आइए कुछ अधिक सीखे। जो जिज्ञासा प्रश्न संख्या है। प्रश्न है कि जनसंख्या बढ़ने और मनुष्यों द्वारा अधिक सुविधा जीवन की चार्ट में विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के वनों की कटाई की जा रही है तथा यह हमारे आसपास के परिवेश को कैसे प्रभावित कर सकता है। आपके विचार से हम इस चुनौती को निदान कैसे कर सकते हैं। हाँ, ये बात सही है कि मनुष्य के जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है तो आवास के लिए, भोजन के लिए खेती चाहिए, आवास के लिए घर चाहिए और ज़्यादा सड़क आने जाने के लिए भी वनों की कटाई, घर और खेती के लिए सारे कटाई, जो वनों की ज़्यादातर कटाई की जाती है, जिसके चलते जो है परिवेश और ज़्यादा से ज़्यादा यानी प्रदूषण फैलाव होता है। वो अगर वनों ज़्यादा से ज़्यादा काट दिया जाए तो बहुत से हानि होगा। अभी आजकल देखो दिल्ली में जो है, पूरे भारत की राजधानी में जो प्रदूषण फैला हुआ है, लोग वहाँ से पलायन कर रहे हैं दूसरे जगह, इसलिए शहरों में बहुत ज़्यादा जो है यानी कि प्रदूषण फैलता है। समझ में आए? तो जहाँ पर वृक्ष पेड़ पौधे कम होते हैं वहाँ पर ज़्यादा प्रदूषण फैलते हैं। तो हमारे उसको निदान करना चाहिए। ज़्यादा से जहाँ जहाँ अगर पेड़ पौधे कटना जाता है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा रोपा जाए, जिससे के कारण मान ली कि अगर एक पेड़ करे, हर व्यक्ति कम से कम 1-2 पेड़ लगाने की कोशिश करे, 10 पेड़ लगाने की कोशिश जहाँ हो वहाँ से किसी चीज़ का पौधे जिससे हमको जो है वातावरण में शुद्धता बनाए रखे। बारिश अगर पेड़ पौधे भी नहीं रहे तो बारिश भी नहीं होगी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इसमें क्या लिखा है। ध्यान, चलो और लिखने का भी प्रयास करो तुम। देखो ध्यान से, वनों की कटाई हमारे परिवेश में कई तरह नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। जैसे देखो, जलवायु परिवर्तन, वनों की कटाई से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है जिससे ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु में परिवर्तन होते हैं, जलवायु ग्लोबल वार्मिंग। दूसरा, जैव विविधता की हानि तथा वनों का अनेक वनवासियों और जीवों में आवास के तथा वनों की कटाई के इन प्रजातियों के आवास नष्ट हो जाते हैं, जिसमें से कई प्रजाति विलुप्त के कगार पर पहुंच जाते हैं। तीसरा नंबर, जल स्रोतों का नुकसान, वनों की कटाई के जल संसाधनों भी असर पड़ता है, जिसमें नदियों, झीलों और यानी भूजल स्तर में कमी आती है। और इस चुनौती को निदान कैसे कर सकते? निदान का मतलब निराकरण, उसको समस्या का हल कैसे करें। निदान का मतलब यह होता है, देखो, पुनर्वनीकरण का और वनों को अपने कटे हुए क्षेत्रों में पुनः पेड़ लगाया तथा नए वनों के क्षेत्र को सृजन करना। दूसरा, संविधान और नीतियों तथा वनों की कटाई को नियंत्रित करने के लिए कठोर कानून बनाए जाने चाहिए, उसे सख्ती से पालन करना चाहिए। सार्वजनिक जागरूकता, यानी जनता को वनों के महत्व के बारे में शिक्षित करना और टिकाऊ उत्पादों का उत्पादन में बढ़ावा देना चाहिए। चलो, अब तो इतना ही है। वनों की क्या क्या हानियां और निदान भी कैसे कर सकते हैं समझ लिया। दूसरा प्रश्न है, फ्लो चार्ट करनी, विश्लेषण करके इसमें क और ख को कौन कौन से उदाहरण देखे कुछ चार्ट दिया हुआ है इसमें, और इसमें इसके चार्ट के आधार पर तुम लोग पेज नंबर देख लो, ऊपर नीचे जैसे चार्ट क्या है हम बता दे रहे हैं। ध्यान से सुनो, यानी पौधा है और क्या इसमें से पत्तियां हैं और क्या इसमें यानी देखो जालिका रूपी सीरा विन्यास। तो तुमको इसके पहले भी सीरा विन्यास के बारे में बताया थे तो कि जैसे गेहूं में होता है ना, सीरा विन्यास लंबी होती है और जैसे और से जो है जिसका जड़ मुसला होता है उसका सीरा विन्यास थोड़ा जो है ऊपर नीचा कर कर होता है। समझ में आ गया? तो इसमें देखते हैं कि क्या क्या इसमें फ्लो चार्ट में इसमें दे रहा है, उसको ध्यान से सुनने का प्रयास करो। देखो, फ्लो चार्ट में विश्लेषण का पता है, इसमें से पौधे को उसके पतियों तथा सिरा विन्यास के आधार पर विभाजित कर। देखो क में क्या है, ध्यान से सुनो। उदाहरण है, यदि पौधे को पतिया और तथा जलाकर सिरा विन्यास और यहाँ द्विबीजपत्री पौधा होगा, और जैसे उदाहरण के लिए गुलाब, आम, बड़, राजमा, मूली, ये सब जो है इस यानी मूसला जड़ वाले हैं। जो मूसला जड़ वाले को द्विबीजपत्री होते हैं। ये कल इसके पहले भी बताया है, मूसला जड़ वाले को द्विबीजपत्री होते हैं। चलो, अब झकड़ा जो है, झकड़ा जड़ वाले उसका सिरा विन्यास लंबा होता है और वो एक बीजपत्री होता है। चलो देखते हैं दूसरा, यानी ख में उदाहरण, तो यदि पौधे में पत्तियां नहीं है या पत्ती पर उनमें से देखो जालाकार, यानी कि जालाकार कह रहा है, जाल रूपी, यानी कि मान लीजिए कि देखता है किसी पौधे में जैसे जाल के रूप में उसमें रेशा देखता है। क्या देखता है? रेशा। तो जाल का यानी जाली के रूप में जो छोटा छोटा रेशा, उसी को क्या कहते हैं? सीरा विन्यास। तो किसी में लंबी होता है जालिका और किसी में यानी जालकर कम होता है, उसी को सीरा विन्यास कहते हैं। देखो इसके पहले यानी जलाकर नहीं, उसको यानी उसको पढ़ने के समय जालकार है। क्या चीज है? जालकार माने छोटा छोटा जालीदार। समझ में आ गया? तो जालीकार सिरा विन्यास नहीं होते हैं। देखो
यानी समानांतर शिरा विन्यास होती है। तो एक बीजपत्री पौधा है जो बिना पत्ती वाला तथा पौधा हो सकता है। जैसे देखो एक बीजपत्री का कौन कौन से ध्यान दो, उसके उदाहरण क्या है, गेहूं है, धान है, घास है, प्याज है और मक्का मक्का इत्यादि, ये सब एक बीजपत्री यानी कि तुमको होते हैं समझ में। यह जो है इसका पतिया शिरा विन्यास होते हैं। ये सब क्या होते हैं, शिरा विन्यास होते हैं और एक बीजपत्री होते हैं। याद करके रखना, बार बार पूछे जाते हैं। तुम लोग 9th-10th में भी नहीं समझ पाता है, इसलिए 9th-10th की बच्चे भी जो पढ़ेगा उसको हर चीज़ फायदा ही फायदा है, क्योंकि नई किताब है। नई किताब NCERT का है, इस साल से 6 to 8 लागू हुई है, तो इसलिए पढ़ना जरूरी है। तुम लोग नहीं पढ़ 9th-10th की भी बच्चों भी तुम लोग नहीं पढ़ पाया है, क्योंकि नई बुक है, इसलिए इसे पढ़ना एकदम मस्ट है। चलो देखते हैं अगला प्रश्न, देखो ध्यान से। तो इस प्रकार क ख उदाहरण के लिए पौधों को विविधता और आधार पर इस प्रकार विभाजित किया जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी राज अपने मित्र संजय से तर्क करता है कि गुड़हल का पौधा एक माने झाड़ी है। संजय इसके स्पष्टीकरण के लिए कौन से प्रश्न पूछ सकता है। यानी कि जो गुड़हल यानी गुड़हल के पौधा, देखो ध्यान से इसमें क्या दे रहा है, ध्यान से सुनो। यानी राज इस कथन पर संजय निम्नलिखित प्रश्न पूछकर स्पष्टीकरण कर सकता है। जैसे गुड़हल के पौधों की ऊंचाई कितनी होती है, गुड़हल के पौधों को शाखाओं में संरचना कैसी होती है, गुड़हल के पौधे का तना कैसा होता है, क्या इसका तना लकड़ी जैसा कठोर है या कोमल है। तो गुड़हल का पौधा किस प्रकार मिट्टी और तथा स्थान में उगता है, गुड़हल के पौधों की पत्तियों तथा फूलों की विशेषता क्या है, क्या यह पौधे स्थानीय और अधिक उगता है या झाड़ियों पाई जाती है जैसे बगीचों में खुले स्थान पर, क्या यह पौधा छोटा और फैलादार और तथा यह काफ़ी ऊंचाई तक बढ़ता है। इस प्रकार से संजय यह समझ सकता है कि गुड़हल का पौधा झाड़ी के रूप में क्यों देखा जा सकता है, इसका स्पष्टीकरण प्राप्त करते हैं। मान लीजिए किसी से प्रश्न इस प्रकार ऐसे प्रश्न ही बनाए जाते हैं जिस प्रकार हम एक दूसरे से उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। समझ में इस प्रकार पूछेगा जिससे हम उससे कुछ जानते हुए भी कुछ नए नए हमको प्रश्न की जानकारी प्राप्त हो जाए। चलो नेक्स्ट है, देखो तालिका को कुछ आंकड़े दिए गए, आंकड़ों में समूह के आधार पर इस पौधों का देखो एक बीजपत्री, द्वि बीजपत्री यानी बीज का प्रकार उदाहरण है, और इसके पहले भी बताया जो सेम वही क्वेश्चन है। चलो देखो ध्यान से, देखो दे रहा है कि समूह क्या समानता है दोनों में। देखो समूह का द्विबीजपत्री, देखो समूह क्या है, द्विबीजपत्री अभी बताया है तुमको, यानी कि मूसलाजड़। द्विबीजपत्री का मतलब क्या होता है, मूसलाजड़। देखो पौधे के समानता है क्या है, पत्ती, देखो द्विबीजपत्री का वाला 1 नंबर, पतियों का सिरा विन्यास यानी जालाकार सिरा विन्यास, जिसमें पतियों में सिरा यानी जाल की तरफ फैला रहता है। कैसे फैला रहता है, जाल की तरफ फैला रहता है, यानी कि जिसमें मूसला जड़ है उसका पतिया जाल की तरफ फैला रहता है। उदाहरण के लिए समूह का उदाहरण जैसे देखो कौन कौन है, यानी द्विबीजपत्री में कौन कौन होता है, मूली है, राजमा है, गुलाब है, जैसे पौधे आते हैं। और फूलों की संरचना देखो, इसमें फूलों के अंगों की समान देखो संख्या है 4 या 5 होती है। जैसे जड़ें, इसमें देखो जड़ें क्या है, यानी कि मुख्य रूप से गहराई तक जाती है, इसमें से छोटी तक जड़ें निकलती है, माने छोटी छोटी जड़ें निकलती है, गहराई तक ज़्यादा जाता है। समूह ख, अब देखो इसमें क्या है, असमानता यानी एक बीजपत्री। देखो एक बीजपत्री में क्या है, एक बीजपत्री का मतलब झकड़ा जड़, यानी कि में पद समानता है क्या, देखो पतिया का सिरा विनाश, समांतर सिरा विनाश जिसमें पतियों का सिरा है तथा एक समानांतर पैटर्न होती है। इस समूह उदाहरण में देखो कौन कौन आते हैं, अभी बताएं, गेहूं है, धान है, घास है, मक्का है, ये सब जो आते हैं एक बीजपत्री। समझ में आ गया। तो फूलों की संरचना, इसमें फूलों के अंगों की संख्या समान 3 होती है, माने एक बीजपत्री में फूलों की समानता क्या होती है, यानी 3 प्रकार की समानता होती है। और उसमें बताया झकड़ा जड़ में इसमें फूलों का अंगों की समानता 4 या 5 प्रकार के। देखो उसमें झकड़ा जड़ में यानी कि द्विबीजपत्री में 4 या 5 प्रकार, और एक बीजपत्री में तुमको 1 या ये मैंने 3 प्रकार, कितना, तो इसका अंतर समानता याद करके लिखना। जड़ क्या है, तो जड़ देखो एक बीजपत्री में जड़ें गहराई में नहीं जाती है, बल्कि एक समान मोटाई वाली और तथा मिट्टी में फैल रहती है, मैंने वो जो जाल की तरह मिट्टी में फैल रहता है, ज़्यादा लंबी उसका जड़ नहीं होती है, एक बीजपत्री। चलो नीचे लास्ट क्वेश्चन है, देखो ध्यान से, दिए गए चित्र में बतख के देखो नामांकित भागों पे देखें, बतख के पंखों में अन्य पक्षियों की तुलना में आपको क्या विभिन्नता दिखाई देती है। बतख अपने इस भाग का उपयोग करके कौन सी गतिविधि करने में सक्षम है। देखो बतख के बारे में देखता है कि बतख अपने पैर, और मान लीजिए कि उसके पैर में क्या है क्या नहीं है, उसको ध्यान से थोड़ी समझने की कोशिश करो, और हम बता रहे हैं, ध्यान से सुनो। बतख यानी बतख और कबूतर, ध्यान से सुनो क्या समानता है, देखो ध्यान से, गतिविधि क्या है, चित्र बतख और कबूतर है।
चित्र क में बत्तख के पंजों को देखकर आप देख सकते हैं कि इसके पंजों तथा जालीदार संरचना होती है और तथा अन्य पक्षियों की पंजों की विभिन्न अंतर, जैसे बत्तख के पैर जालदार होते हैं। कबूतर के पैर, देखो कबूतर के पैर जालदार नहीं होते, इससे पैरों पक्षी के होते हुए तो जिसमें अलग अलग होते हैं। तो जालदार पैरों एक साथ बत्तख द्वारा की जाने वाली गतिविधि देखो तैरना, यानी जालदार पैर बत्तख को पानी में कुशलतापूर्वक तैरने में मदद करता है। कीचड़ या गीली सतहों पर चलना, यानी जलकार यानी जलदार पैर बत्तख को स्थिति प्रदान करने और तथा उसे डूबने से बचाती है। और बत्तख के यानी जलदार पैर विशेषकर रूप से तैरने के लिए अनुकूलित होते हैं, जिससे वो पानी में आसानी से तैर सकते हैं। देखो यानी कि जलदार का मतलब, और इसमें इसमें देखो यानी यह बत्तख के पैर का मतलब देखो ध्यान से, यानी कि उसका जो पैर की बनावट होती है यानी सटा होता है। क्या होता है? 4-5 होते हैं ना, तो इसमें लगभग इसमें सटे होते हैं। समझ में आया? सारा यानी कि इसमें एक प्रकार के जलदार होते हैं। समझ में आया? लेकिन वही जो है जब यानी कबूतर का पैर देखेगा तो इसमें अलग अलग रूप होते हैं। क्या होते हैं? इसमें जो है अलग अलग रूप में यानी कि होते हैं। जिस प्रकार हम देखते हैं तो उसका जो भी पैर होते हैं अलग अलग रूप में पंजे के रूप में अलग अलग होते हैं। तो इसमें जालदार नहीं होते, लेकिन बत्तख के पैर थोड़ा सा धपाऊ होते हैं, देखना। और उस सावधान के जो तैरने में सुविधा उसको होते, पानी में आसानी से तैर जाता है और पानी में अपना भी शिकार कर लेता है। तो लेकिन यह कबूतर अपने पानी में और अन्य पक्षियों पानी में नहीं तैर सकता है। समझ में? जिस प्रकार यानी कि जैसे ऊँट जो है, ऊँट का पैर धपाउदार होता है, जैसे बालू के रेत में वो तेजी से चल जाते हैं, क्योंकि रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। वही जो है हाथी को कद वो जल्दी नहीं चल सकता है, जिसका पैर उसका धपाव नहीं होता है। तो ठीक है बच्चों, अगला नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू।